विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराओं को लेकर विवाद, कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला होगा, पूरा फैसला आज नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। काजमी ने बीजेपी पर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद दरख्शान अंद्रावी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा। वक्फ अधिनियम 2025 से जुड़ी सभी आकांक्षाएं गलत साबित हुई। कारा के चिली पेंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163। फटियास जोन को छोड़कर पूरे डोडा में स्कूल आज से खुले। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया तहसील कारा और तहसील चिली पिंगल महराज मलिक का गृह क्षेत्र ऐसे में वहां 163 लागू रखी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं केवल वाईफाई कनेक्शन पर ही चालू है। डोडा में कई इलाकों में आज स्कूल खुले। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद नूस नाला में आई बाढ़। अंदर जाने वाला रास्ता बंद, कई वाहन मलबे में दबे। नूस नाले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। मलबे में फंसे वाहनों को निकालने में जुटी सेना और प्रशासन की टीम। रियासी के पौनी इलाके में बाढ़ से नुकसान, कई घरों और सड़कों में भरा पानी। बाढ़ की सूचना पर पुलिस ने पौनी इलाके में मोर्चा संभाला। करीब 10 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनसी के नेता मारूफ खान ने करावन का दौरा किया। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। न्यूज 18 से बात करते हुए मारूफ खान ने पीड़ितों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराने की मांग की। कहा अब तक 45 घर जलमग्न हो चुके हैं, दर्जनों परिवार बेघर हैं। रियासी में न्यूज 18 खबर का असर। जानसलान गांव में बेघर हुए 60 परिवारों की मदद के लिए आगे आए संगठन। जम्मू के साबिया शाबन ट्रस्ट ने बांटा राशन, जरूरी सामान। श्रीनगर के नौगांव रेलवे स्टेशन पर एलजी मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। रेलवे के कई अधिकारी रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एक बार में यहां से करीब 23 से 24 टन सेब और अन्य सामान ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और कम लागत में किसानों का माल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा। दिल्ली के लिए ये पार्सल ट्रेन सेवा रोजाना चलेगी। 8 डिपो की इस ट्रेन में सेब उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। सुलभ और तेज परिवहन, आर्थिक नुकसान भी होगा कम। रेलवे की पार्सल ट्रेन सेना के एडवांस बुकिंग स्थानीय एग्रीगेटर अजमत ने कहा कि पार्सल ट्रेन की मांग बहुत अधिक है और हर कोच पहले से बुक, ऐसे में रेलवे पार्सल ट्रेन में कोच बढ़ाए। पार्सल ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी। कहा बारी ब्राह्मणा अनंतनाग से भी होगी पार्सल की बुकिंग। मड़गांव स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की रहेगी सुविधा। ट्रेन सेवा का भी किया जाएगा विस्तार। बांडीपोरा के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने गुजरान तुलैल में अवैध खनन पर दिया बयान। कहा उन्होंने इलाके का दौरा किया, किसी को अवैध खनन की अनुमति नहीं, मामले की जांच जारी। इंजीनियर दिवस की एलजी मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी। एक्सपर्ट लिखा कि एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इंजीनियर जगत का आभार। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए नाबाद 47 रन। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप में टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान पर इस शानदार जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को समर्पित किया। सूर्य कुमार यादव ने कहा यह जीत सेना के नाम। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का गुस्सा दिखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जिताया। इसके बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए। उन्होंने किसी भी विरोधी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराओं को लेकर विवाद, कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला होगा, पूरा फैसला आज नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। काजमी ने बीजेपी पर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद दरख्शान अंद्रावी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा। वक्फ अधिनियम 2025 से जुड़ी सभी आकांक्षाएं गलत साबित हुई। कारा के चिली पेंगल तहसीलों को छोड़कर नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल की दिन भर की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे डोडा से, जहां हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इंटरनेट बहाल हो रहा है और इंटरनेट के साथ साथ आपको बताएं कुछ ऐसी भी सुविधाएं हैं जिन पर पाबंदियां लगी हुई थी, वो पाबंदियां हट गई हैं। लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाना
बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं कश्मीर में इस समय सेब के मौसम में किसानों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ट्रकों के रास्ते बंद होने से फल मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और करोड़ों का माल बर्बादी की कगार पर है। और इसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन कानून के फैसले की, जहां अदालत ने पूरे कानून को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। लेकिन 2 अहम धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और पुंछ जिले के मेंढर में जमीन धंसने से हुए बड़े नुकसान और प्रभावित परिवारों की मुश्किलों पर भी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके साथ ही देखेंगे क्रिकेट के मैदान से उठी राजनीति। जब भारत ने पाकिस्तान को हराया, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत को शहीदों के नाम किया और डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही हम आपको दिखाएंगे डोडा की सियासत में गरमाया हाल, महराज मलिक की गिरफ्तारी, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और 21 दिन बाद स्कूलों की फिर से शुरू हुई पढ़ाई। और आखिर में बात करेंगे मौसम के हाल की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लगातार बारिश और आपदाओं ने जो तबाही मचाई है, उसका पूरा हाल और राहत बहाली के प्रयास से जुड़ी जानकारी भी सब कुछ आपको डिटेल में दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट की। और वहीं डोडा में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। इंटरनेट सेवाएं बहाल हो चुकी हैं और ज्यादातर पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। लेकिन पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरा मामला क्या है और प्रशासन की सख्ती क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखें। डोडा जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। धारा 163 हटा दी गई है और इंटरनेट सेवाएं भी फिर से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन पुलिस का रुख साफ है, किसी ने भी गलत जानकारी फैलाई या पुराने वीडियो को नया बताकर साझा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने सोशल मीडिया एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि फर्जी न्यूज, हेट स्पीच या बिना तस्दीक के कोई भी कंटेंट साझा करना अपराध की श्रेणी में आता है। आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं का हवाला देते हुए लोगों को ये याद दिलाया गया कि अफवाह फैलाना कानूनन सजा योग्य है। इंटरनेट जो है वो चलना स्टार्ट हुआ है, वो पर्टिकुलरली दी वाईफाई, डिजिटल जो अपने ब्रॉडबैंड वाईफाईज हैं वो चलना स्टार्ट हुए हैं। और देखा ये जा रहा है कि बड़े सारे कुछ वेरीफाइड कुछ अनवेरीफाइड अकाउंट्स जो हैं पुरानी वीडियोस और बहुत ज़्यादा जो है वो भड़काने वाले वीडियोस जो हैं वो उस पर डाल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा 3 तारीख को ऑलरेडी इसमें एक डीएम ऑफिस से एक ऑर्डर 163 BNSS में निकला हुआ है, जिसमें जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या जितनी भी सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक एडवाइजरी है, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसे कंटेंट जो हैं उस पर डालेगा जिससे कि वायलेंस को बढ़ावा मिले, हुलिगनिज्म को बढ़ावा मिले या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को पे अटैक हो। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसी दौरान प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी और एहतियातन कई इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई थी। अब हालात काबू में आने के बाद धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा रही हैं। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में कुछ सोशल मीडिया हैंडलर पुराने वीडियो अपलोड करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ऐसे लोगों को लगातार चेतावनी दे रही है और अगर ये हरकतें जारी रही तो कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब तक 81 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 70 को छोड़ दिया गया है, जबकि 11 लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है और जल्द उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में 81 लोग जो हैं वो डिटेन किए गए थे, जिनमें 70 लोग जो हैं वो अपने घरों में जा चुके हैं। ओनली 11 पीपल दे आर डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग एंड ऑल, एंड उनको भी जो है वो टाइम रहते उनको छोड़ दिया। देखें, एक उस पर जो है एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि एक सीनियर अफसर को लगाया गया है। ही इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर और व्हाटएवर रिपोर्ट वहां से आती है उस पर एक्शन लिया जाएगा। एसएसपी ने ये भी बताया कि जिले के 2 इलाकों कहरा और चिल्ली पिंगल में अभी भी 163 BNSS लागू है। जैसे ही वहां के हालात पूरी तरह से सामान्य होंगे, वहां से भी पाबंदियां हटा ली जाएंगी।
डोडा पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। संदेश बिल्कुल साफ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कीजिए, अफवाहें मत फैलाइए, सच और सही जानकारी साझा कीजिए ताकि इलाके में अमन और सुकून बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कश्मीर में इस वक्त सेब का मौसम अपने चरम पर है, लेकिन खेतों से मंडियों और मंडियों से बाजार तक सेब पहुंचाने का सिलसिला अटक गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार रुकावटों की वजह से हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। करोड़ों का माल बर्बादी के कगार पर है और किसान सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझे जाने वाले इस फल उद्योग पर मंडराता संकट। कश्मीर घाटी की बड़ी बड़ी मंडियां इन दिनों बंद पड़ी है। हंदवाड़ा, पुलवामा, शोपियां से लेकर श्रीनगर की सबसे बड़ी परिमपोरा मंडी तक हर जगह सन्नाटा पसरा है। वजह साफ है, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हजारों ट्रक। इन ट्रकों में सेब और सब्जियों से भरे करोड़ों रुपए का माल धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस वक्त हम श्रीनगर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी पारिमपोरा फ्रूट मंडी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रूट मंडी, जहां पर जमावड़ा लगा होता था ट्रक्स का, जहां पर इस वक्त बाहर से जो माल आता था उसे उतारा जाता था, यहाँ का माल चढ़ाया जाता था, बिल्कुल खाली है। दुकानों के शटर उतरे हुए हैं। महज कुछ दुकानें हैं जो खुली हुई हैं और वो भी इसी इंतजार में है कि कब नेशनल हाईवे खुले तो जो भी इनके प्रोडक्ट्स है वो ये यहाँ से भेजे या वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ आए। आपको बताते चलें कि आज यूनानिमसली जो फ्रूट मंडीज और सब्जी मंडीज हैं उन्होंने एक पुरअमन प्रोटेस्ट रखा। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा की फ्रूट मंडी बंद, वही साउथ कश्मीर में पुलवामा और शोपियान की भी फ्रूट मंडी बंद। सेंट्रल कश्मीर में इस वक्त पारिमपोरा की फ्रूट मंडी भी बंद है। हालांकि आज ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई एक पार्सल ट्रेन को जिसमें 8 बोगियों में एप्पल का एक कंसाइनमेंट बाहर गया और उसको वेलकम किया गया है। लेकिन वही अगर हम फ्रूट एसोसिएशन या जो वेजिटेबल एसोसिएशन के हेड्स हैं इनकी माने तो इनका कहना यही है कि जो महज 8 बोगियां हैं वो समाधान नहीं है। समाधान है तो कम से कम एक पूरी ट्रेन, जिसे हम एक कार्गो ट्रेन कहते हैं, वो भेजी जाए। गांदरबल के जजना मंडी में फल उत्पादकों और व्यापारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मंडी से निकले करीब 70 ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं और उनमें भरे सेब सड़ने लगे हैं। किसानों ने कहा कि यही उनका सबसे बड़ा सहारा है और अगर सरकार ने दखल नहीं दिया तो उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप सारे जानते ही हैं क्योंकि ये तो जो हमारी आलवेली है, आलवेली फ्रूट ग्रोथ एसोसिएशन, उनकी तरफ से ये कॉल आई है कि सारे मंडी हमारे बंद रहे हैं 2 दिनों के लिए। इसका वजह यही है कि ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं है। जो हमारी गाड़ी 1 सितंबर से लोड हुई है, अभी वो वहाँ NH-44 पर काजीगुंड के मुकाम पर या कुछ गाड़ी बानिहाल या रामबन में रुके पड़े हैं, उनको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अभी जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट आज हमने किया है, पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया है हर मंडी में, क्योंकि जो मतलब आला हुकाम है उनकी तरफ से उन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोपोर की मंडी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी माना जाता है, वहां हालात और भी भावुक नजर आए। बागवान नम आंखों से सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखे। मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष फयाज अहमद मलिक ने यहां तक कह दिया कि अगर फलों से लदे ट्रक नहीं निकल सकते तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि लोहे और दूसरी चीजों से भरे ट्रक निकलने दिए जा रहे हैं, लेकिन फल उत्पादकों की गाड़ियां जानबूझकर रोकी जा रही हैं। कहते हैं कि ये शहर कौमी शहर हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया शहर ने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पे है। जो हमारी सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, उमर साहब इससे पहले वहाँ गए और उन्होंने कहा कि 25 दिन तक रोड नहीं खुलेगा, उसके बाद आकर अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बादी के दहाने पे है। कोई मिनिस्टर, कोई MLA कंसर्न, हमारी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं है। शेम ऑन द रोड। अब हम ये गुजारिश करना चाहते हैं इस रोड को फिल फौज के हवाले किया जाए, ताकि हमारी फौज इस काबिल है कि वो विद इन डेज इसको रिस्टोर करे। जिन्होंने जम्मू में चंद घंटों में पुल तैयार किया, क्या वो 250 मीटर के पेज को ठीक नहीं कर सकते? हो रहा है, हमारी जो गाड़ी यहाँ से जा रही है
वो अभी भाड़े भी 3 गुना लग रहे हैं। जो भाड़े 60,000 लगते थे वो अभी 2-2 लाख रुपए भाड़े लग रहे हैं। जो रास्ते में गाड़ी रोक रहे हैं उसके वजह से हमारे माल देखो कितने नुकसान हो रहे हैं। ये नुकसान के लिए हमारी सरकार से निवेदन है कि जो पुल है उसे जल्दी से बनाया जाए। जो हमारे यहाँ से जो 1 से 2 दिन में माल जाता था, आज 8-8 दिन में 10-10 दिन में माल जाने की वजह से हम भी बैंक से कर्जा लेके यहाँ मंडी में पैसा देके हम माल ले रहे हैं। ये हमारा नुकसान हो रहा है। पुलवामा में भी किसान सड़क पर आ गए। यहाँ की मेगा फ्रूट मंडी पूरी तरह से बंद कर दी गई और किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। फल उत्पादक गुलाम नबी ने कहा कि लगातार बारिश और बाढ़ ने पहले ही भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हाईवे बंद होने से हमारी गाड़ियां फंस गई हैं, फसल बर्बाद हो रही है और हमें और भी बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। करोड़ों में नुकसान हो गया। बिल्कुल नेशनल हाईवे को NH-44 को इन्होंने बंद रखा। जहाँ अगर ये 200 मीटर की पसी आ गई, पूरे मुल्क के सामने चैलेंज है, ये क्यों नहीं इसको बहाल कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। आप देखो हमारी मंडी का हाल देखो, 2-2 लाख पेटियां पड़ी रहे हैं। ग्रोवर जमींदार बेचारे मरेंगे, सब रोड पे आ जाएंगे अगर जमींदारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। बड़े मुल्क के सामने कौन सी बात है 200 मीटर ये क्लियर करना। इसलिए हमारी गुजारिश है उनसे ये जो उधर बनी नाला में जो ये थोड़ा सा पैच ये ख़राब हुआ है, उसको जंगी बुनियादों पे उस पर काम चलाइए। ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए ताकि हमारा फ्रूट आसानी से आगे मंडियों हमारी फ्रूट है, ये असेंशियल फ्रूट है, ये रुकना नहीं चाहिए। 24 घंटे पार होना चाहिए इस रोड में। पहले हमें बहुत आसान लग रहा है कि हम यूरोप में रह रहे हैं, पता नहीं ऊपर से कोई क़यामत बर्पा हो गई है। हमारे भी गुनाह ज़्यादा है, उस गुनाहों की वजह से हमारी ये क़यामत सामने आई। तो हमें एक ही उम्मीद है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे एलजी साहब है, जो हमारे देश के महान प्राइम मिनिस्टर जी है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम में हमारा बराह रास्त ये माल जाए ताकि हम भी खुशी का सांस लें। इसी बीच कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जावेद डार ने काजीकुंड का दौरा किया और किसानों और ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि फल से लदे ट्रकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि हमने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जल्दी खराब होने वाले फलों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों की मेहनत बर्बाद न हो। हमारी है कि जो फार्मर्स हमारे हैं, ग्रोवर्स हैं, बहुत स्ट्रेस में है और आज उन्होंने पूरा रैली जो है बंद किया था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया था उनके जज्बात को समझते हुए। और आज हम यहाँ खुद नेशनल हाईवे को देखने के लिए आए हैं और उसी की कड़ी है कि यहाँ पर आकर हम डीसी साहब और एसपी साहब जो इनका यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का अमला है, उनसे बैठ के हमने रिव्यू लिया किस तरह हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। जी। और आई एम पॉजिटिव इंशाल्लाह रहमान कि अगले 24 जो 48 घंटे हैं वो ठीक है। कोशिश है कि जितने भी स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं उनको हम निकालने में काम करें। त्राल और अवंतीपोरा में किसान बुरी तरह परेशान हैं। त्राल के सेब उत्पादकों का कहना है कि हाईवे बंद होने से ट्रक बाहर नहीं जा पा रहे, जिससे उनकी पूरी फसल फंस गई है। उन्होंने रेल सेवा का स्वागत किया, लेकिन अन्य स्टेशनों को भी शामिल करने की मांग की और KCC कर्ज माफ करने की अपील भी की। वहीं अवंतीपोरा में धान की फसल बाढ़ से तबाह हो गई और किसानों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजा देने की गुहार लगाई। वहीं श्रीनगर में कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और LG सिन्हा का आभार जताते हुए पार्सल ट्रेन की शुरुआत को ऐतिहासिक कदम बताया और फल से लदे ट्रकों की आवाजाही जैसी समस्याएं उठाई। इस पर LG मनोज सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि नेशनल हाईवे की बहाली तेजी से की जा रही है और फंसे हुए ट्रकों को प्राथमिकता पर निकाला जाएगा। कुल मिलाकर कश्मीर का फल उद्योग इस वक्त एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। खेलों और बागों से निकलकर मंडियों तक पहुंचे सेब हाईवे पर फंसे हैं और किसानों की उम्मीदें सरकार की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है, क्या सरकार समय रहते राहत दे पाएगी या फिर घाटी का लाल सेब इस बार बाजार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने पूरे कानून को रोकने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन 2 अहम प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। यानी न कानून पूरी तरीके से ठहरा और न ही याचिकाकर्ताओं की पूरी मांग मानी गई। अब इस पर अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक हलकों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि अदालत ने क्या कुछ कहा है और किसने क्या बयान दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे कानून को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने संसद की विधायी शक्ति को बरकरार रखा। हालांकि अधिनियम की 2 धाराओं को अंतरिम रूप से लागू होने से रोक दिया गया है। पहला प्रावधान ये था कि वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का सबूत देना होगा। दूसरा प्रावधान कलेक्टर को ये अधिकार देता था कि वो तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। अदालत ने कहा कि 5 साल तक मुस्लिम होने का सबूत मांगना मनमाना है और उचित व्यवस्था बने बिना ये लागू नहीं हो सकता। कलेक्टर को अंतिम फैसला देने का अधिकार भी अदालत ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ माना और उस पर रोक लगा दी। हालांकि वक्फ बोर्ड और काउंसलिंग से जुड़े बाकी संशोधन अभी लागू रहेंगे। ईदगाह इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर स्टे लगे, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त और कलेक्टर की शक्ति पर रोक लगी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम ही होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अंतिम फैसले में पूरी राहत मिलेगी। अभी ये इंटरिम फैसला है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब फाइनल फैसला आएगा तो हम लोग को मज़ीद रिलीफ हासिल होगी। कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया है कि सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया है और ये वाज़ेह किया है कि 5 ईयर का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए। और इस बात को भी वाज़ेह किया है कि जो CEO हो वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान ही होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए, उस पर भी स्टे लगाया गया है। बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये अधिनियम व्यापक चर्चा के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने की समीक्षा और संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद ये संवैधानिक कानून बना है। उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी संसद के फैसले के अनुरूप ही अंतिम निर्णय देगा। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, शिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पर चर्चा करने के बाद एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप करेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अदालत का ये फैसला लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। उनके मुताबिक वक्फ संशोधन अधिनियम से मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा और वो इस आदेश से संतुष्ट हैं। बेंच ने जो तय किया है ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा, लेकिन जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। जम्मू कश्मीर में भी इस फैसले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की नहीं मानी हैं और कुछ चीज़ें मान ली हैं। अब आने वाले दिनों में इस पर स्कॉलर्स डिस्कस करेंगे और जिन लोगों ने ये पटिशन बनाई है वो भी डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि समझता हूँ, मैं ये इतना कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं मानी हैं। जो कुछ मानी हैं वो किस हद तक हैं, जो नहीं मानी है वो किस हद तक है, आने वाले दिनों में। CEO भी कहा जाता है कि CEO को भी कहा गया है कि वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जजेस को डरना नहीं चाहिए था। जजेस को डरना नहीं चाहिए था, डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि चूंकि मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो उसमें नॉन मुस्लिम क्यों होना चाहिए, सीधा डायरेक्शन होना चाहिए था। अब उन्होंने कहा है कि
कंसिडर किया जाए मुस्लिम्स को, हम मान के चलते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता डॉक्टर दरख्शान राबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर ही ये आदेश दिया है और संसद का फैसला बरकरार रखा है। उनके मुताबिक इससे ये साबित होता है कि वक्फ एक्ट 2025 पर जो शंकाएं थी वो सही नहीं थी। ऑनरेबल जुडिशरी की, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ जिन चीजों के लिए लोग गए थे, तो देखिए सारे ही प्रतिक्रिया पे सिटे होना तो लाजमी नहीं है, क्योंकि कानून ये कोई कहीं पर ऐसे नहीं पास हुआ है। बाज़ाब्ता मैंने पहले ही बताया है, पार्लियामेंट में पास हुआ है कानून, और इसमें सोच समझ कर बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन बहने हैं बैठे हैं, कानून जो जानने वाले हैं वो बैठे, इस पे बहुत तफसील से बात हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि ये कानून धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास है। जिन चीजों की एप्रीहेंशन थी पूरे भारत में मुसलमानों को, उनको बिल्कुल रिव्यू किया गया है और कुछ चीज़ों को एब्सोल्यूट किया गया है, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, कुछ चीज़ों को घटाया गया है। और आज पूरी दुनिया में जानती है कि भारत को अगर एक दिशा देने के लिए कोई काम कर रहा है तो पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा बड़ा काम जो है वो जुडिशरी कर रही है। और हर कम्युनिटी को, चाहे वो माइनॉरिटी में है चाहे माइक्रो माइनॉरिटी में है, तो वो होपफुल है कि जो भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आएगी वो उनकी कम्युनिटी के लिए, भारत के निर्माण के लिए और एकता के लिए और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए वो सबको काबिल कबूल होगी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये हमारी आंशिक जीत है, क्योंकि कलेक्टर राज और 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त पर रोक लगी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि आज के फैसले से हमें काफी राहत मिली है। मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखूंगा, बड़ी जीत के तौर पर देखूंगा। हम जैसे तमाम लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे वो खुश हैं कि एक लड़ाई बड़ी है। हम कह सकते हैं कि पार्शियली हम सेटिस्फाइड हैं। जाहिर है कि हमने जो मुतालबे किए थे पूरे माने नहीं गए, लेकिन हम समझते हैं कि मेजर मुतालबे मान लिए गए। मिसाल के तौर पे वक्फ बोर्ड के अंदर ये जो अंदेशा था कि बड़ी तादाद के अंदर गैर मुस्लिम शामिल हो जाएंगे, उस पर उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी। हाँ, वो अब उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और संघ उपाध्यक्ष ने कहा कि 11 में से सिर्फ एक प्रावधान पर रोक लगी है और पहले की तरह विवादित मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट केस इंडिया एडवोकेट MR शमशाद ने भी इसे अच्छा फैसला बताया और कहा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और DM के अधिकार पर रोक लगाना महत्वपूर्ण है। सरकार शायद उसको डिनोटिफाई नहीं कर पाएगी, चाहे वो किसी हेड में वक्फ को रजिस्टर किया गया है या यूज़ किया गया है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगी, लेकिन मुझे पहले जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। दो छोटी छोटी बात बता दिए, 2 मामलों में राहत है, क्या क्या है और कैसे है? एक तो ये है कि जो एक प्रोविज़न बनाया गया था कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो कलेक्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको नॉन वक्फ डिक्लेयर करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करके नॉन वक्फ कह देगा। इसको कम्प्लीटली स्टे कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न तो पूरे कानून को रोका और न ही याचिकाकर्ताओं की पूरी मांग मानी। अब अंतिम सुनवाई में ये तय होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हीर एक्सप्रेस को देखने